हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू सक्सेस प्लेटफॉर्म। हम एक नया इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं जिसके अंतर्गत हम बीपीएससी के जितने भी पीवाईक्यू में पॉलिटी का क्वेश्चन आया है उसका डीप एनालिसिस करेंगे। यह बीपीएससी एग्ज़ाम में बहुत ही लाभप्रद रहेगा, चाहे वो टीचर का हो चाहे बीपीएससी स्पेशल पेपर 69वीं बीपीएससी हो। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया। 26 जनवरी को ही संविधान क्यों लागू किया गया। ऑप्शन ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन बी, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था, यह एक शुभ दिन था। तो इसका ऑप्शन 1 इज़ अ राइट आंसर, बिकॉज कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। क्योंकि इसके बैकग्राउंड में देखें तो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू की थी। इसमें निर्णय लिया गया था कि हम 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इसी कारण इस देश का दिन का इम्पोर्टेंट था। तो 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद होता है तो इस कारण 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। किंतु 26 जनवरी की महत्ता को देखते हुए 26 जनवरी के दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में संविधान को लागू किया जाता है। इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखें तो भारतीय संविधान में शामिल कितने अनुच्छेद हैं और कितने भाग और कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। तो पहला ऑप्शन इज़ राइट। तीसरा क्वेश्चन देखें तो भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो वर्तमान परिदृश्य में देखें तो 400 से अधिक अनुच्छेद हैं, 400 से प्लस आर्टिकल हैं इस समय हमारे पार्लिया संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में। अब इसी तरह मिलान दिया हुआ था कि जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय संघीय सूची में कितने विषय थे, राज्य सूची में कितने विषय थे, समवर्ती सूची में। तो संघीय सूची में उस समय जो विषय थे वो 97 थे, राज्य सूची में 66 थे और समवर्ती सूची में 47 थे। तो इस हिसाब से इसे देख लेंगे। बी ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में से हमें विचार करना है कि ये किस विचारानुसार जो प्रस्तावना में वर्ड दिए गए हैं, समाजवादी, सार्वभौमिक, प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, तो ये किस क्रम में है। तो हम देखते हैं कि पहले इसमें जो आता है उत्तर वो सार्वभौमिक आता है, फिर इसमें आता है समाजवादी सेकेंड नंबर पर, और इसके बाद आता है धर्मनिरपेक्ष थर्ड नंबर पर, और फोर्थ पे आता है प्रजातांत्रिक फर्स्ट पर। तो ये है ही, तो इसलिए ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें तो किस प्रस्तावना में किस अमेंडमेंट के द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया। तो 42वें संशोधन जो 1976 में हुआ उसके द्वारा संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। फिर आगे देखें, एक नया क्वेश्चन नंबर 7, एक नए राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। तो हम जानते हैं कि एक साधारण बहुमत चाहिए जिसमें हमें कोई आर्टिकल 368 के तहत संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। इस साधारण बहुमत के द्वारा हम किसी नए राज्य का सृजन कर सकते हैं। 8वां क्वेश्चन देखें, उन मौलिक अधिकारों का चयन करना है जो भारतीय नागरिकों को तो प्राप्त हैं लेकिन गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो इसका ये तात्पर्य है कि जैसे आर्टिकल कौन कौन से भारतीय नागरिकों को केवल प्राप्त हैं वो हम देखें तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 29, 19 भी है, 19 और 29 और 30। तो ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है जो आर्टिकल 19(1) में है, तो ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है।
और अल्पसंख्यकों का अधिकार है जो आर्टिकल 29 है ये। तो आर्टिकल 1 और 3 इज जो क्वेश्चन का 1 और 3 ऑप्शन है इज राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखें जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके तहत एक नागरिक मौलिक अधिकार है। तो निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा फहराना एक अभिव्यक्ति की बात आती है, एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात आती है, इसलिए आर्टिकल जो होगा 19(1) इज राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के देखें जो इम्पॉर्टेंट है बीपीएससी के लिहाज से। तो उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय, फिर ये हम लोग देख ही लिए हैं, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 10 देखें तो भारतीय राष्ट्रीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जो जोड़ा गया वो 1 अप्रैल 2010 को। तो जो हमारा एजुकेशन लॉ होते हैं, राइट टू एजुकेशन जो होता है वो शिक्षा का जो अधिकार होता है वो लागू होता है हमारा 1 अप्रैल 2010। लेकिन एक्ट जो है आरटीई का जो राइट टू एजुकेशन है ये 2009 में ये पास आउट होता है और 1 अप्रैल 2010 को लागू होता है। तो ये संशोधन जो इसमें जो शिक्षा का अधिकार दिया जाता है वो 21A में दिया जाता है और ये 86वें अमेंडमेंट 2002 के द्वारा जोड़ा जाता है। तो इट इज़ अ राइट आंसर 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। तो एक मानव अधिकार मतलब ह्यूमन यूनिवर्सल होगा ही। तो देखिए तो सूचना का अधिकार है ये यूनिवर्सल होता है और शिक्षा का अधिकार भी यूनिवर्सल होता है। तो इसलिए ए और सी दोनों राइट होगा, ए और सी दोनों उत्तर सही होंगे। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांत जो है डीपीएसपी है कौन सा सूचीबद्ध है। समान के लिए समान वेतन भी है, समान नागरिकता संहिता आर्टिकल 44 से भी है, ये नहीं है। प्राथमिक स्तर मातृभाषा ये नहीं है, ये तो 350 में है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा, तो ये भी नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन 1 और 2 इज राइट, तो 1 और 2 सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम तो संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई, किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई। तो ये 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़ी जाती है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़ी जाती है। फिर नेक्स्ट देखें भारत के उपराष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग कैसे करते हैं। तो ऑप्शन ए सीधे अपने अधीनस्थ के अधिकारियों द्वारा, ऑप्शन बी मंत्रियों के द्वारा, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन डी मंत्रिमंडल के द्वारा। तो ऑप्शन ए इज़ राइट, वो सीधे और अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा इसका करते हुए अधिकारों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट 15वां है जो यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पद खाली तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन करेगा। प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश ही है जो अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद खाली हो जाएं तो भारत का राष्ट्रपति के लिए पद के लिए भारत का CGI जो होगा वो बैठेगा उस पर। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है। तो भारतीय गणतंत्र के रूप में अगर देखें तो प्रतिभा पाटिल जी का जो है अगर व्यक्ति के अनुसार देखें तो इनका जो है व्यक्ति के अनुसार 12वें हैं राष्ट्रपति हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। तो एक विधेयक जब संसद में प्रस्तुत किया जाता है अगर उसको राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती है तो वो एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। तो इट इज़ ऑप्शन बी इज़ राइट। श्रीमती मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति क्यों थे। तो ये क्रम में देखें यदि तो ये व्यक्ति के अनुसार 12वें थे, व्यक्ति के अनुसार 12वें थे ये। राष्ट्रपति सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। तो जो गृह मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। PM जो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, ये राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान होते हैं।
भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन सी नियंत्रक एवं महालेखा, ऑप्शन डी चुनाव आयुक्त। तो हमारा जो अटॉर्नी जनरल होता है वो सदस्य न होते हुए भी संयुक्त बैठक दोनों सदनों में से किसी भी सदन में भाषण दे सकता है, अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है, किंतु वह अपना मत नहीं दे सकता। तो इसका जिक्र है जो 76 आर्टिकल में है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद धारण करता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। तो ये इसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 21वां हमारा, एक गैर सदस्य के रूप में संसद की सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो महान्यवादी ही है कि जो भाग ले सकता है। एक एमपी की सीट रिक्त मानी जाएगी यदि वह सदन में लगातार कितने अवधि के लिए अगर अनुपस्थित रहता है। तो यदि कोई एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अगर वो 60 दिन से ज़्यादा अगर अनुपस्थित रहता है, तो अगर वो परमिशन नहीं लिया रहता है, इन्फॉर्म नहीं किया रहता है, तो उसका पद रिक्त माना जाएगा, रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो 250 सदस्य, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितने होता है? तो ऑप्शन ए 2 वर्ष में एक बार समाप्त होता है, ऑप्शन बी प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त होता है, ऑप्शन सी प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त होता है, तो ऑप्शन डी समाप्त होने का विषय नहीं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सर ये विघटन राज्यसभा का नहीं होता है, लोकसभा का होता है, राज्यसभा का नहीं होता है। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद। तो हम जानते हैं राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो ये राज्यसभा के तो सदस्य नहीं होते हैं, राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा का, हमने ऊपर देखा ही। राज्यसभा का पदेन सदस्य कौन होता है? तो हमने देखा ही उपराष्ट्रपति होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। तो ये तो कथन सही है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये गलत है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिन के भीतर विधेयक पारित करना था। तो जी हाँ, अगर धन विधेयक से संबंधित मामला लोकसभा ने पास करके राज्यसभा में भेजा है तो वो राज्यसभा का दायित्व है कि 14 दिन में विधेयक को भेजे। तो ये भी सही है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन जो है इसका बी इज़ राइट, बी इसका सही होगा, यही मतलब गलत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धन विधेयक पेश किया जाता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा राज्यसभा दोनों में। तो जो है लोकसभा में ही केवल धन विधेयक जो मनी बिल होगा वो प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा जो धन विधेयक का जिक्र है आर्टिकल 110 में है। लेखानुदान बना है कैग रिपोर्ट के मतदान के लिए, ऑप्शन बी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए, बजट के लिए, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन में। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। ऑप्शन जो ये है वो राइट आंसर है, क्योंकि जब बजट सेशन चलता रहता है तो उस समय जब अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है तो कोई हम संचित निधि से पैसा नहीं निकालने के कारण एक लेखानुदान पारित करवा लेते हैं ताकि सरकार का काम चलता रहे। तो ऑप्शन यही वाला सही है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो ये लोकसभा स्पीकर को करती है। लोक लेखा समिति की बात करें हम तो ये इसमें 22 मेंबर होते हैं, जो 15 इसमें लोकसभा से और 7 जो होते हैं राज्यसभा से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।